जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की जीटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सीटेट में ईवीएस से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, आप यहां देख सकते हैं ये सीटेट 16 पेपर 2015 का है, कक्षा 1 to 5 के लिए। ठीक है, टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन। इससे पूछे गए प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। जीटेट और सीटेट 1 to 5 का जो ईवीएस का सिलेबस है वो सेम टू सेम है। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल देखिए। पहला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं। पहला है परियोजना कार्य, दूसरा है क्षेत्र भ्रमण, तीसरा है जर्नल लिखना, चौथा है विचार मानचित्रण। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ए और बी, यानी परियोजना कार्य और क्षेत्र भ्रमण। पर्यावरण में क्षेत्र भ्रमण तथा परियोजना कार्य का स्थान महत्वपूर्ण है। इनके माध्यम से इस बात का आकलन आसानी से किया जा सकता है कि बच्चे कक्षा कार्य को प्राकृतिक वातावरण में कितने बेहतर तरीके से समझ पाए हैं। ठीक है, आगे देखिए। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। अब हम लोग कथन को देखते हैं। 5 कथन दिया हुआ है। पहला कि एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। दूसरा, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है। तीसरा, बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। चौथा, एक ही खेत में 3-4 बार भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। पांचवा, आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। अब इनमें सही कथन कौन सा है? तो सही कथन जो है देखिए मैं आपको बता देता हूं। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ दिया जाता है, ये स्थानांतरित कृषि का सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है, ये भी सही है। लेकिन बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है, ये गलत है। ठीक है, और एक ही खेत में 3-4 बार भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है, सही है। चलिए 3 नंबर देखिए कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? सवाल एक बार और देखिए कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं, और निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल नहीं है। ठीक है, तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है पूर्वानुमान, निर्धारण, निष्कर्ष निकालना या अवलोकन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, निर्धारण। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। राधा जो है इसमें कूट भी दिया है ना। राधा जो है विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है? ऑप्शन दिया हुआ है अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है। यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए, या चौथा है आरक्षण प्रक्रिया की समझ। तो देखिए इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ए और सी। आइए इसको समझते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हाँ चलिए, ये कह रहा है कि अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है। यात्रा में प्रयोग किए गए टिकटों के द्वारा सार्वजनिक परिवहन में टिकटों के महत्व तथा अलग अलग साधनों से यात्रा की लागत संकल्पना को प्रभावपूर्ण ढंग से इसमें समझाया गया है। ठीक है, इसमें समझाया जा सकता है। अब है कि सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए, ये सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? आप यहाँ पे देख सकते हैं, अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। दूसरा है शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आए। तीसरा है शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। चौथा है शिक्षार्थियों को सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। यह इसका आंसर होगा। ठीक है, इसमें यही इसका आंसर हो जाएगा
एकदम याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। छठा नंबर सवाल है कि कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें और सार्थक अधिगम यानी सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देखिए, यह समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं, या यह समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, या अधिकतम पौधों के नाम लिखना, या उनकी ऊंचाई, पत्तियां, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन डी द राइट आंसर। चलिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो देखिए, इसमें जो आंसर होगा आप ऑप्शन देख सकते हैं। लिखा क्रियाकलाप संचालित करना था, कौशलों का विकास करना, फिर आकलन में सफलता प्राप्त करना, फिर विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना, या सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। चलिए 8 नंबर देखिए। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन है साफ सुथरा रेखांकन, गणनाएं और अनुमान, माप के अनुसार चित्रण करना, या सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, सापेक्ष स्थिति एवं दिशा बोध मानचित्र निर्माण हेतु महत्वपूर्ण कौशल है। इन कौशलों के अभाव में मानचित्रांकन अव्यवस्थित एवं अशुद्ध होगा, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए। तालिका दिया हुआ है, आइए देखते हैं। ये तालिका है, ठीक है, ये आपका तालिका है। जून 2007 में पेट्रोल जो है 47.14 रुपये प्रति लीटर था। 2014 में 61.33, और डीजल का मूल्य रुपये प्रति लीटर में था 35.21, और दिसंबर में 50.51 2014 में था। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि उपयुक्त तालिका का अध्ययन करने के बाद कक्षा 5 के विद्यार्थी देवमित ने अपनी नोटबुक में यह लिखा। क्या क्या लिखा, आइए देखते हैं। लिखा कि पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है। ठीक है, पेट्रोल जो है डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है। फिर उसने लिखा कि पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत अधिक है। डीजल सस्ता है, इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है। डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियां खरीदनी चाहिए। अब इसमें कूट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। ऑप्शन है बी और डी निष्कर्ष है, सी और डी निष्कर्ष है, ए और डी निष्कर्ष है, या बी और डी। तो इसका आंसर होगा सी और डी निष्कर्ष है। सी और डी निष्कर्ष है कि डीजल सस्ता है, इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है, और डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियां खरीदनी चाहिए। चलिए, सवाल है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना, केवल इसे छोड़कर। ऑप्शन है मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, स्थान से वैश्विक, अमूर्त से मूर्त। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल डी, अमूर्त से मूर्त। ठीक है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तक की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है। तो देखिए, सबसे उपयुक्त कारण इसमें क्या है, ऑप्शन देख सकते हैं। पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए, कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, या संदर्भ युक्त अधिगम प्रवेश प्रदान करना। तो देखते हैं इसका कोड दिया क्या, इसका कोड नहीं दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, संदर्भ युक्त अधिगम प्रवेश प्रदान करना। अब है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम की संस्तुति इसलिए नहीं की गई है क्योंकि इन कक्षाओं में संदर्भ युक्त अधिगम प्रवेश प्रदान करने पर बल दिया जाता है। चलिए 12 नंबर सवाल देखते हैं। एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है।
तो देखिए इसका राइट आंसर होगा अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट या परियोजना दें। चलिए यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी हम अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है, क्या कारण है इसका? तो इसका कारण है कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते हैं। अधिकांश पक्षियों के नेत्र क्या होते हैं? स्थिर होते हैं और वो घूम नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? अचार और आम पापड़ बनाना, जूस तैयार करना, वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, प्लास्टिक के थैले में रखना, रेफ्रिजरेटर में संचित करना। तो देखिए इसमें हो जाएगा आम जो है, आम का अचार और पापड़ बनाना। ठीक है, आम का अचार या पापड़ बनाकर रीता आम को जाड़ों के लिए रख सकती है, यानी ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए केरल के निकटवर्ती राज्य कौन सा है? केरल का निकटवर्ती राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु जो है केरल का निकटवर्ती राज्य है। ठीक है, और केरल की राजधानी कहाँ है? एक बार कमेंट कर दीजिएगा। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? ऑप्शन है मिजोरम, गोवा, जम्मू और कश्मीर और बिहार। चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर या जंतु है जिसका अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा चूहा। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है, तो ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा क्या हो जाएगी? तो ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा बंजर हो जाएगी। ठीक है, रेगिस्तानी योग के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। रेगिस्तानी योग जो होते हैं, ठीक है, रेगिस्तानी योग एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। और इस वृक्ष के नीचे जड़ है, ठीक है, इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती है। यदि 4 मीटर है तो 120 मीटर तक जाएगी, जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। और इस वृक्ष के तन में पानी एकत्र होता है, ठीक है, और सब कोई इससे पानी निकाल के पीता है। ठीक है, चलिए, और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आबू धाबी नहीं, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया होता है। यहाँ पे क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया होता है। ठीक है, चलिए 20 नंबर है कि कोई व्यक्ति 2/1/2015 को मड़गांव से नागरकोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा। ठीक है, रेलगाड़ी 7:45 बजे मड़गांव से चली और अगले दिन अर्थात 3/1/2015 को 4:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 1140 किलोमीटर तो रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी थी? 54 घंटा, 51 घंटा या 59 घंटा या 57 घंटा? चलिए मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे बना है।